भाभी, ज़रा इनके लिए पनीर के पकोड़े बना देना, और हाँ, साथ में इस में वह इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी वह तो ज़रूर बनाना, क्योंकि सॉस इन्हें पसंद नहीं है। नीलम किचन में आकर अपनी भाभी सालू से कहती है। ननद की बात सुन सालू कहती है, ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। हाँ भाभी, और थोड़ी जल्दी बनाना, इनका खाने का बहुत मन हो रहा है। कहते हुए नीलम चली गई। नीलम के जाने के बाद सालू अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, कितना काम करूँ, ये घर के काम कभी ख़त्म क्यों नहीं होते। सुबह से अभी झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब कुछ बनाकर खाना खिलाने के बाद बर्तन धोने के, किचन साफ करके अभी अभी तो फ्री हुई हूँ कि तभी नंदोई जी का मन पनीर पकोड़े खाने का हो गया। इनके तो खाने का कोई टाइम ही नहीं। कभी 12 बजे रात को मैगी खाने लगेंगे तो कभी 6 बजे सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। अब भला 6 बजे किसके घर पर खाना बना रहता है। मैं तो अब इन दोनों के नखरे से तंग आ गई हूँ। गुस्से में सालू बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ पनीर पकोड़े की तैयारी भी कर रही थी। मजबूर थी बेचारी, अभी 1 महीना पहले ही आई थी नई नई दुल्हन बनकर, लाज लिहाज के चलते कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि तभी सालू की सास रत्ना की किचन में आते हुए कहती है, बहू, यह क्या कर रही हो, काम तो सारा हो गया है ना, फिर यह सब क्या है। खुद को नॉर्मल करते हुए सालू कहती है, माँ जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े और साथ में इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम बना लो, अब क्या तुम्हें परेशान करूँ। कहते हुए रत्ना जी जाने लगी तो सालू ने उन्हें पीछे से रोकते हुए कहा, माँ जी, आपको कुछ काम था क्या। अरे नहीं बहू, मैंने सोचा कि एक कप चाय पी लेती हूँ, बस वही कहने आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही बहुत बिजी हो। एक काम करो, तुम अपना काम करो, मैं शाम की चाय पी लूँगी। सास की बात सुन सालू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और वैसे भी चाय भी तो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि नंदोई जी को पकोड़े के साथ चाय भी चाहिए होती है। सालू की बात सुन रत्ना जी चली गई। थोड़ी देर बाद सालू का पकोड़ा, इमली की चटनी और चाय लेकर आती है। पकोड़ा खाते ही नीलम का पति रूपेश कहता है, अरे नीलम, आज तुम्हारी भाभी का पकोड़ा बनाने का मन नहीं था क्या। आज पकोड़े में कोई स्वाद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है बड़ी ही मजबूरी में बनाया है तुम्हारी भाभी ने पकोड़े। बस पति के मुंह से इतना सुनते ही नीलम गुस्से में बोली, सही कह रहे हो जी आप, देख लिया ना कैसी है मेरी भाभी। अरे इसके यही नखरे है, बेमन में तो यह घर के सारे काम करती है और बैठे बैठे चीज़ सामान की बर्बाद करती है। मेहनत से कमाए हुए मेरे भाई और पापा के पर्स की बर्बादी करती है, और अगर मैं इस अभी कुछ कहूँगी मुंह फूल जाएगी, फिर से पकोड़े थोड़ी बनाने वाली है। हाँ नीलम, यह बात सही है, चलो छोड़ो, जाने दो। एक काम करो, अब मुंह का टेस्ट तो ख़राब हो ही चुका है, तुम अपनी भाभी को जाकर बोल दो कि शाम को मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन बना कर रखे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आज टीवी में IPL आने वाला है, तो आज शाम को ना तो तुम्हारी भाभी का आज टीवी पर सास बहू का सीरियल चलेगा और ना ही तुम्हारा ड्रामा चलेगा। तो बस मेरा मैच, हाँ क्यों नहीं, यह भी भला कोई पूछने वाली बात है। आपका यज्ञ, आपकी टीवी, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे देखिए, किसकी हिम्मत है जो आपको रोके। नीलम की बात सुन राजेश खुशी से झूम उठा। हाँ, यह भी सही कहा तुमने, यहाँ तो मेरे आगे किसी को बोलती ही नहीं चलती। दामाद होने का यही तो मज़ा है, जो मर्जी चाहे खाओ, जो मर्जी चाहे पियो, जैसे मर्जी चाहे रहो, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। अच्छा ठीक है नीलम, सुनो, एक काम करो, तुम्हारी भाभी के पकोड़े तो बेस्वाद निकले, मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। एक काम करो, तो अपनी भाभी को बोलकर मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क सी कॉफ़ी बनवा लो। ठीक है जी, मैं अभी बनवा कर लाती हूँ। कहते हुए नीलम चली गई। रत्ना जी सीढ़ियों के पास खड़ी दामाद और बेटी की बातें सुन रही थी। दामाद की बातें सुन गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन इतनी मजबूर थी कि कुछ कह नहीं पाती। आखिर थे तो वह दामाद ना, लेकिन मन ही मन रत्ना जी अपनी भड़ास जरूर निकाल रही थी। जाने कब ये अपने घर जाएगा, ऐसा निठल्ला दामाद तो मैंने कभी नहीं देखा। पूरे 10 दिन हो गए आकर ससुराल में बैठा है, काम धंधा कुछ नहीं, कुछ छोड़कर न घर की चिंता है न परिवार की चिंता है।
न नौकरी की चिंता है और न ही माँ बाप की चिंता। तभी तो इनके माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे और बहू का घर बर्बाद कर रही, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मैं खुद नहीं चाहती कि यह दोनों यही धरना देकर बैठे। और वैसे भी दामाद को क्या बोलूं जब मेरा खुद का ही सिक्का खोटा है। मेरी बेटी, अपनी ही बेटी शादी को 1 साल हो गया। 1 साल में कभी भी 1 महीना हुआ अपने ससुराल में नहीं टिकी। आए दिन पति के साथ भागकर मायके ही रहती है। मेरा ऐसा रिश्ता है कि न मैं इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल सकती हूँ और न ही कुछ कह सकती हूँ। मेरी इसी चुप्पी के चलते बदनामी मेरी ही हो रही है। मेरी तो दोनों तरफ से नुकसान ही हो रहा है। बेटी दामाद के साथ साथ बहू बेटे का भी घर बर्बाद हो जाएगा। क्या करूँ मैं इन दोनों का? कैसे समझाऊँ इन दोनों को? कैसे इन्हें इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊँ? 1 महीना पहले आई मेरी अभी बहू, बेचारी वह तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन कब तक चुप रहेगी। रत्ना जी बेटी दामाद की हरकतों से बहुत परेशान थी। इधर सालू पकोड़े चाय देने के बाद पूरा बर्तन समेत किचन साफ कर अपने कमरे में 5 मिनट के लिए लेटने आती है, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े उसकी कमर में दर्द होने लगा था कि तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। सालू अपनी माँ से फ़ोन पर बातें ही कर रही थी कि नीलम सालू के कमरे में आकर बोलती है, यह लो भाई, ये तो यहाँ है। भाभी, यह क्या, दिन भर जब देखो तब आप फ़ोन पर ही लटकी रहती है। भाई, फ़ोन से हटकर कुछ और भी देख लिया करो। खैर छोड़ो, क्या फ़ायदा आपको समझाने का। मैं बस इतना ही पूछने आई हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाओगी? माँ का फ़ोन काटते हुए सालू ने कहा, दीदी, शाम को क्या बनेगा आपको तो पता है ना। आपके भैया को, पापा जी को और माँ जी को सबको शाम को दाल ज़रूर चाहिए होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ शाम को दाल चावल रोटी सब्जी सलाद रायता भी बना दूँगी। क्या दाल चावल रोटी सब्जी? ना बाबा ना, आप बनाओ अपने ससुराल वालों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन आपके नंदोई जी से ये नहीं खाएंगे। आप अपनी नंदोई जी को ऐसा सादा खाना खिलाओगी? भाभी, आपके यहाँ दामाद की इज्जत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ दामाद की बहुत इज्जत होती है। दामाद को भगवान माना जाता है, उनकी सेवा की जाती है। दीदी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा खाना तो नहीं खाया जा सकता है ना। आज नंदोई जी को आए हुए 10 दिन हो गए। 10 दिन से ऐसे ही खाना बन रहे हैं। अच्छा, तो तुम अब इन दिन गिनने लगी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम दिन गिन रही हो? 10 दिन रहे या 10 महीने रहे या 10 साल रहे, तुम होती कौन हो यह बोलने वाली? यह घर मेरा भी है और पापा इस घर की बहू, तो इस घर के दामाद की सेवा करना आपका फर्ज है। इसीलिए आपके नंदोई जी का शाम को मंचूरियन और चाउमीन खाने का मन है, इसीलिए उनके लिए तो यही बनाना, बाकी अपने घर वालों के लिए आप बनाओ दाल चावल। कहते हुए नीलम किचन से मटकते हुए चली गई। नीलम के जाने के बाद सालू को गुस्सा तो बहुत आया। उसका मन तो क्या नीलम को यहीं बैठा कर दामाद की परिभाषा बता दे, लेकिन फिर वही बात, चारों बदनामी होने लगेगी कि 1 महीना भी नहीं हुआ बहू को आए हुए। घर में बेटी दामाद को देखकर इसे जलन होने लगी। बहुत कुछ सोच मन मार कर सालू रात के खाने की तैयारी करने चली गई कि तभी रत्ना जी सालू के पास आती है। फिर से उसी किचन में देख कहती है, अरे बहू, जब देखो तब तुम किचन में ही रहती हो। पूरा पूरा दिन किचन में ही क्या काम करती रहती हो? तुम्हारा माँ जी नीलम दीदी ने कहा कि नंदोई जी का चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहू की बात सुन रत्ना जी परेशान हो गई। बड़े ही ध्यान से उन्होंने सालू को देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रत्ना जी उन सासों में से नहीं थी जो बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत न करे। रत्ना जी एक साफ नेक दिल महिला थी। दुश्मनी का भी दुख उन्हें बड़े आसानी से दिख जाता है। फिर सालू तो उनकी अपनी बहू थी। कुछ सोचते हुए रत्ना जी ने सालू से कहा, बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, कहिए, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। देखो बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बेटी को सर पर और बहू को लात के नीचे दबा के रखे। मुझे अपने बेटे बहू के गृहस्थी के साथ साथ बेटी और दामाद की गृहस्थी की भी चिंता है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो ना तो तुम इस घर में खुश रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी बस पाएगी। देखो बहू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं माँ हूँ। अगर नीलम की समझाऊंगी या कुछ कहूँगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन तुम भाभी हो। भाभी ननद का रिश्ता ही ऐसा होता है, उसमें नोक झोंक होती ही रहती है। मैं क्या कह रही कि तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। अगर तुम मायके चली जाओगी तो यह दोनों अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी फरमाइश पूरी करने वाला कोई नहीं रहेगा और मैं भी कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगी। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए सालू ने कहा, माँ जी, अगर मेरी मायके जाने से ये लोग वापस अपने घर चले गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आप सोचो कि जैसे ही मैं वापस आऊंगी, क्या गारंटी है कि यह लोग फिर से वापस नहीं आ जाएंगे। माँ जी, इस प्रॉब्लम को हमें जड़ से ख़त्म करना है। इसका इलाज में हमने परमानेंट करना है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ और बताऊं? हाँ बहू बोल। बस मुझे इस कलंक से बचा ले, क्योंकि दामाद जी के माँ बाप इन सब का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनके बेटे बहू को उनसे छीन लिया है। अब उन्हें कौन बताए कि उनका बेटा खुद यहाँ आकर ज़बरदस्ती बैठा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दामाद है, भगा तो नहीं सकती ना। सास की बात सुनकर सोचते हुए सालू ने कहा, माँ जी, अगर मैं मायके भी जाऊंगी तो बहुत होगा तो 10 दिन के लिए। नई नई शादी हुई है, इससे ज़्यादा मायके जाकर रहूंगी तो वहाँ पर भी लोग बातें बनाने लगेंगे और यहाँ दीदी को भी लगेगा कि 10 दिन में ही तो भाभी आ जाएगी, क्या पता वह न जाने। और अगर हम इनके साथ कुछ दिनों के लिए किराए का मकान लेकर उनके ऑफिस के पास ही रहे तो इससे दीदी को भी लगेगा कि हम हमेशा के लिए वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। फिर दीदी यहाँ पर कितने दिन रहेगी और कितने दिन जीजा जी को बैठाकर उनकी फरमाइश पूरी करती रहेगी। मुझे तो नहीं लगता कि वह जीजा जी को ऐसे ही बिठाकर तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें खिलाएगी। इसलिए मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ेगा और इन दोनों के जाने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उन्हें यह खबर ही नहीं लगने देंगे कि हम वापस आ गए अपने घर में। इससे दीदी भी आराम से अपनी ससुराल में रहेगी और मैं भी अपने ससुराल में रहूँगी। बहू की बात सुन कुछ सोचते हुए रत्ना जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह बहू, क्या दिमाग लगाया तुमने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। यह सही है। एक काम करो, अगले दिन तुम दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूँगी। अगले दिन सुबह सुबह सालू अपना सारा सामान पैक कर राहुल के साथ जाने लगी तो हैरानी से नीलम ने कहा, माँ, ये भाभी कहाँ जा रही है। अरे बेटा, वह क्या है ना, तेरे भैया का ऑफिस इतना दूर पड़ता है, उसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रात को जाती है, इसीलिए उसने अपने ऑफिस के बगल में ही एक किराए का कमरा लिया है। अब यह दोनों वहीं रहेंगे। क्या माँ, इतना भी दूर नहीं है भैया का ऑफिस कि उन्हें किराए का कमरा लेने की ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ का क्या होगा माँ, यहाँ आप अकेले कैसे सब कुछ करोगी। बहू क्या इसी दिन के लिए होती है। बेटी की बात सुन मुंह बनाते हुए रत्ना जी ने कहा, अब क्या बताऊँ बेटा, मेरा तो जैसे तैसे कटेगा ही। आजकल की बहू कहाँ सास ससुर को मान सम्मान देती है। अब तू ही देख ले। और वैसे भी तू तो है ही ना मेरे साथ। बहू गई तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। माँ की बात सुन नीलम का मुंह बन जाता है। सालू के जाते ही अब शुरू हुई नीलम की असली जंग। दिन भर तरह के फरमाइश करके खाने की आदत पकड़े हुए रूपेश ने नीलम से कहा, नीलम, एक काम करो, आज शाम के खाने में एकदम चटपटा सा छोले भटूरे बना दो। आज तो छोले भटूरे ही खाऊंगा। नीलम का दिमाग तो ऐसे ही खराब था। एक तो बिना बताए भाभी चली गई, घर के सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, ऊपर से पति की फरमाइश अलग से, वह भी छोले भटूरे। सुनते ही नीलम गुस्से में बोली, देखो जी, अब अपनी जबान पर जरा कंट्रोल रखो। बहुत खा लिए बैठे बैठे। भाभी नहीं है जो तुम्हारी फरमाइश पूरी होगी, और मैं इतनी गर्मियों में इतनी मेहनत नहीं करने वाली। चुपचाप दाल रोटी बनाऊंगी, खाओ और कल सुबह ही चलो अपने घर और वहाँ पर तुम जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, क्योंकि घर बैठे बैठे दिन भर तुम्हें भूख लगेगी तो मेरे बस की बात नहीं तुम्हारी फरमाइश पूरी करना। कहते हुए पैर पटकते हुए नीलम किचन में चली गई दाल रोटी बनाने। इधर रत्ना जी मुँह गिराकर अपना पैर पकड़कर बैठ गई थी।
पैरों में दर्द हो रहा है, जिससे घर का सारा काम बेचारी नीलम के ऊपर पड़ा। भन बनाते हुए, चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए, बर्तन पटकते हुए, जैसे तैसे तो उसने खाना बनाया, सबको खिलाया और अगले ही दिन पति के साथ ससुराल निकल गई, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि रुपेश को बैठे बैठे तरह तरह के पकवान खाने की आदत पड़ गई है। इसीलिए वह जब घर जाएगा तो ऑफिस जाएगा, जिससे कम से कम उसके दिन की फरमाइश तो कम होगी। नीलम और रुपेश के वापस जाने के बाद रत्ना जी ने बहू और बेटे को घर बुला लिया, लेकिन किसी ने गलती से भी कभी नीलम से यह नहीं कहा कि सालू वापस घर कभी नीलम से नहीं यह नहीं कहा कि सालू वापस घर आ गई। अब रत्ना जी खुश थी कि बहू की सूझबूझ से बेटी का घर तो बसा ही, साथ बहू का भी किचन से थोड़ी फुर्सत मिली। उसकी गई नई शादी हुई, जिंदगी में कुछ खुशियां तो आई,